नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी व्याकरण के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि विराम चिन्ह है उस पर आधारित रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह, उसकी परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और उनका क्या क्या प्रयोग है। तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है विराम चिन्ह। तो इसी के साथ अगर आपको मेरे वीडियोस और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक और आसानी से पहुंच सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है विराम चिन्ह विषय पर आधारित। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो पर, शुरू करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना। तो जो कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम और रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो हमें पता लग ही गया कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, विश्राम या ठहराव करना। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य को प्रकट करना होता है और जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, विराम चिन्ह के प्रकार देख लेते हैं। विराम चिन्ह के 15 प्रकार होते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर है अल्प विराम चिन्ह, दूसरे पर अर्ध विराम चिन्ह, तीसरे पर पूर्ण विराम चिन्ह, चौथे पर उप विराम चिन्ह, पांचवें पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, छठे पर प्रश्नवाचक, सातवें पर कोष्टक चिन्ह, आठवें पर योजक चिन्ह, नौवें पर उद्धरण चिन्ह, 10वें पर लाघव चिन्ह, 11वें पर विवरण चिन्ह, 12वें पर रेखांकन चिन्ह, 13वें पर लोप चिन्ह और 14वें पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह और 15वां है जो कि हंस पद चिन्ह। तो ये इसके प्रकार हो गए, 15 प्रकार होते हैं विराम चिन्ह के। आगे और पढ़ लेते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह, जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क भी कहा जाता है, हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है, जिसका अर्थ है ठहराव, विश्राम और रुकना। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका जो अर्थ है। यदि लिखते विराम चिन्हों का सही से प्रयोग ना किया जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो जब हम कुछ लिख रहे होते हैं और हम विराम चिन्हों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते तो जो कि अर्थ उसके बदल जाते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि विराम चिन्हों का कब, कहाँ और कैसे प्रयोग करना है। तो इसीलिए आज हम अपनी वीडियो में विराम चिन्हों को विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते हैं आज हम विराम चिन्ह के बारे में, बढ़ते हैं हमारी आगे की वीडियो की तरफ। तो बने रहिए विद डी स्टडीज़ के साथ। तो विराम चिन्ह के अर्थ को और अच्छे से याद करने के लिए हम पढ़ लेते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना, अर्थात वाक्य को लिखते बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम, इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो जब हम कुछ लिखते हैं, जब बोलते हैं, तो जो कि हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। जब इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं तो इससे भाषा क्या स्पष्ट हो जाती है, अर्थपूर्ण हो जाती है और भावपूर्ण हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो इसीलिए हम जो अपनी
भाषा में जो कि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं और इसकी परिभाषा विराम चिन्ह की। विराम चिन्ह का अर्थ ठहराव, विश्राम, रुकना होता है, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो आई होप कि आपको इतने बार रिपीट करने के बाद आपको जो विराम चिन्ह की परिभाषा और अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह का क्या अर्थ है और इसका क्या प्रयोग है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रुकना, और इसका प्रयोग होता है कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आगे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं विराम चिन्हों के। जैसे कि मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक डंडी लग रही है। तो यहाँ क्या वाक्य ख़त्म हो गया है, हमें पता लग रहा है कि जो कि वाक्य कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक सामान्य सूचना दे रहा है। आगे है ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल किसने बनवाया, तो हमें पता लग रहा है कि किसी ने किसी से प्रश्न पूछा है, तो जो कि प्रश्न का मार्क लगा है पीछे, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक जो कि चिन्ह है। तो आगे है शाम आया है, ये क्या है, आश्चर्य का भाव है, आश्चर्य मानी हैरानी का भाव, तो ये आश्चर्य का भाव है। आगे बढ़ते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग क्या क्या है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि यदि हम विराम चिन्ह का भाषा में प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या है, हमारी जो वाक्य हैं वो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वे अस्पष्ट हो जाएंगे और एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो इसीलिए विराम चिन्हों का जो किया भाषा में प्रयोग अति आवश्यक है। उदाहरण देख लेते हैं, रोको मत जाने दो, इसका कुछ और अर्थ निकलेगा। और आगे देखते हैं, रोको फिर कोमा है तो मत जाने दो, तो इन दोनों उदाहरणों का क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जहाँ जैसे देख रहे हैं, अब जहाँ पर ना जाने देने की बात हो रही है, तो जो दूसरे वाला है जहाँ पर ना जाने देने की बात हो रही है, और जो पहले वाला है उसमें क्या है, जाने देने की बात हो रही है। तो ये है विराम चिन्ह की जो प्रयोग है भाषा में। तो ऐसे अगर विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना करते हैं तो क्या है, भाषा के जो अर्थ है वो बदल जाते हैं। तो इसीलिए विराम चिन्हों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। तो देखते हैं आगे, उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि द्वितीय और तृतीय वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है। जबकि वाक्य में वही शब्द है, दूसरे वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, जबकि तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को ना रोके जाने के लिए कहा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो विराम चिन्ह है उसमें क्या है, उनके अर्थ बदल रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कब कहाँ जो चिन्ह प्रयोग होंगे। तो आगे हैं विराम चिन्हों के प्रकार। इसके जो हिंदी के सभी विराम चिन्ह होते हैं, इसके 18 प्रकार होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो हमें विराम चिन्हों के नाम दिए गए हैं और इसके जो चिन्ह दिए गए हैं, तो हमें पहचान हो जाएगी कौन सा कैसा दिखता है चिन्ह। तो आगे है अल्प विराम चिन्ह जो कि 2 बिंदुओं के रूप में है, और आगे दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह जिसे सेमीकोलन कहा जाता है। अल्प विराम चिन्ह को कोमा कहा जाता है। सेमीकोलन ये वाला है, बिंदी नीचे कोमा। और तीसरे नंबर पर है पूर्ण विराम चिन्ह
फुल स्टॉप जिसको हम वाक्य ख़त्म होने पर लगाते हैं। आगे है नंबर 4 पर अप विराम यानी कि कॉलन, 2 बिंदु। 5वें नंबर पर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, ये इसका निशान है, चिन्ह है। आगे देखते हैं नंबर 6 पर प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे नंबर 7 पर कोष्टक, इसे ब्रैकेट भी कहते हैं, ये इसका चिन्ह है। आगे है नंबर 8 पर योजक चिन्ह, हाइफन कहा जाता है इसे, ये इसका चिन्ह है। नंबर 9 पर अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, जो कि वाक्य के ऊपरी भाग पर लगते हैं। तो आगे नंबर 10 पर है लाघव चिन्ह जहाँ संक्षेप सूचक, इसको जो चिन्ह ये है, इसे इसके बाद नंबर 11 पर आ गया विवरण चिन्ह, आदेश चिन्ह भी कहा जाता है इसे, ये इसका चिन्ह है। आगे है रेखांकन चिन्ह जो कि अंडरलाइन है, ये इसका चिन्ह है। नंबर 13 पर लोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन, ये इसका चिन्ह है। आगे है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। आगे नंबर 15 पर देख लेते हैं विस्मरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह, ये इसका मार्क है। आगे नंबर 16 पर अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन साइन, ये इसका जो चिन्ह है। नंबर 17 पर है तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्वल साइन, ये इसका चिन्ह है। नंबर 18 पर निर्देशक चिन्ह, डैश साइन, ये इसका मार्क है। तो आगे बढ़ते हैं अल्प विराम चिन्ह यानी कि कोमा। यहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह यानी कि कोमा लगाया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम इसकी अल्प विराम चिन्ह की, जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकना है, फिर बोलना है। जैसे कि राम, फिर कोमा आ गया, अल्प विराम, सीता, फिर कोमा आ गया, फिर लक्ष्मण और हनुमान, ये क्या अल्प विराम के उदाहरण है। आगे मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। तो ये भी क्या हो गया, अल्प विराम चिन्ह की उदाहरणें हो गई। तो अल्प विराम चिन्ह को इंग्लिश में कोमा भी कहा जाता है और हिंदी में से अल्प विराम कहा जाता है। आगे नंबर 2 पर अर्धविराम चिन्ह आ गया, जिसको हम सेमी कॉलन भी कहा जाता है, जे इसका जो निशान है, जहाँ चिन्ह है। आगे देखते हैं यहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर अल्प विराम की अपेक्षा से ज़्यादा समय तक रुकना पड़े उसे अर्धविराम का जो प्रयोग किया जाता है अर्धविराम चिन्ह कहा जाता है। इसकी उदाहरण देख लेते हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो यहाँ पर हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ रहा है, अल्प विराम के बजाय ज़्यादा देर लग रही है। तो यहाँ पर जो क्या है अर्धविराम चिन्ह आ गया है। तो ये अर्धविराम चिन्ह की उदाहरण है। आगे है सूर्योदय हो गया है, चिड़िया चहकने लगी है और कमल खिल गए हैं। तो ये अर्धविराम चिन्ह की उदाहरणें हैं, इसको हम सेमीकोलन कहते हैं इंग्लिश में। आगे है पूर्ण विराम जो कि नंबर 3 पर है, फुल स्टॉप।
जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो जैसे कि हमने पूरा जो ये मान लीजिए ये एक वाक्य है, इसका जो अंत आ गया है तो हमने ये क्या पूर्ण विराम चिन्ह लगा दिया है। तो इसको फुल स्टॉप कह सकते हैं, जब पूर्ण विराम चिन्ह कह सकते हैं। तो इसकी उदाहरण है राम खाना खाता है, ये एक वाक्य पूरा हो गया है। और आगे है मोहन स्कूल जाता है, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। तो इसमें जो क्या है फुल स्टॉप आ गया है, जहाँ पूर्ण विराम चिन्ह कह सकते हैं। आगे है राम जा दोस्त मोहन है, राम का दोस्त मोहन है, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। आगे मैंने आपका काम पूरा कर लिया, तो ये भी एक पूर्ण वाक्य हो गया। तो ये पूर्ण वाक्य की उदाहरणें हैं। आगे देखते हैं नंबर 4 पर उपविराम, जिसको हम कॉलन कहते हैं। ये इसका चिन्ह है 2 डॉट। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कथन को अलग दिखाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसकी, जैसे प्रदूषण। प्रदूषण एक अभिशाप है, प्रदूषण एक अभिशाप है। तो इसको हमें अलग दिखाना है, प्रदूषण एक चीज़ है और एक अभिशाप एक चीज़ है। तो यहाँ पर क्या उपविराम का प्रयोग हो रहा है, तो ये उपविराम की उदाहरणें हैं। आगे है विज्ञान अल्प उपविराम, आगे वरदान जा अभिशाप, तो ये भी एक उपविराम की उदाहरणें हैं, इसको कॉलन कहते हैं। आगे नंबर 5 पर आ गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये इंटरजेक्शन कहा जाता है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। तो जब हमें किसी भी वाक्य में हर्ष या विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराना होता है तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसकी, जैसे हाय, ये एक विस्मयादि बोधक है, हैरानीवाचक है। तो इसमें जो क्या विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहे हैं, हाय, आहा, छी, अरे, शाबाश। आगे है हाय वह मार गया, हाय वह मर गया। आहा कितना सुहावना मौसम है। आगे है वाह कितना सुंदर वृक्ष है। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह की उदाहरणें हैं। आगे देखते हैं नंबर 6 पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह वाचक चिन्ह का जो किया है, जब कोई किसी से प्रश्न पूछता है तो उसमें किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। जैसे कि वह क्या लिख रहा है, तो क्या है इसमें, तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो ये इसका जो साइन है। आगे है ताजमहल किसने बनवाया है, तो ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर कोष्टक, जिसको ब्रैकेट भी कहा जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। तो जब हम कोई किसी भी वाक्य को स्पष्ट करना होता है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इसको हम कोष्टक कहते हैं। आगे इसकी उदाहरणें देख लेते हैं, जैसे कि विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। ये क्या हो गया, हमें बताना है कि उसकी स्थिति क्या है, तो हमने इसमें इसको ब्रैकेट में डाल दिया है, जिसको हम कोष्टक कहते हैं। आगे है धर्मराज सत्य और धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ पर युधिष्ठिर की बात हो रही है।
तो हमें जो कि युधिष्ठिर के बारे में बताना है, तो हमने उसको स्पष्ट करने के लिए जो कि कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर, योजक चिन्ह, जिसको हाइफन कहा जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। तो हाइफन होता है जो कि शब्द होते हैं उनके जो बीच में किया जाता है। जैसे उदाहरण है इसकी, सुख और दुख लिखने के लिए जो कि इसके बीच में डंडी लगाई गई है उसको हम हाइफन कहते हैं या योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे लाभ, हानि, दिन रात, यश, अपयश, तन मन धन, तो ये सभी योजक चिन्ह के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं नंबर 8 पर, योजक चिन्ह, ये हमने देख ही लिया, इसकी और उदाहरणें देख लेते हैं। जैसे कि देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, तो यहाँ पर हाइफन आ जाए वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये योजक चिन्ह है कि 2-3 चीज़ों को, 2-3 शब्दों को जोड़ रहा है। तो योजक का अर्थ होता है जोड़ना, तो इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं जिसमें हाइफन आ जाता है। आगे है नंबर 9 पर, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को किसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमे कहते हैं। जो कि कोई वाक्य होता है और हम उसको इन्वर्टेड कॉमों में बंद कर देते हैं, तो उसको अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि किसी ने कोई बात कही है, उसको वैसे का वैसे ही प्रकट करने के लिए, रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, अवतरण चिन्ह का या इन्वर्टेड कॉमों का। आगे है इसके उदाहरण, जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है। तुलसीदास ने कहा है, प्राधीन सपनेहु सुख नाही। तो इनकी जो ज्यों की त्यों कही बात हुई है, तो इनको हमने इन्वर्टेड कॉमों में डाल दिया है, यानी कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। आगे यह शंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। आगे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। आगे रामधारी सिंह दिनकर श्रेष्ठ कवि है। तो ये सभी अवतरण चिन्ह की उदाहरणें हैं। आगे देखते हैं नंबर 10 पर, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। तो किसी भी प्रसिद्ध शब्द को जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उसको लिखने के लिए जो उसके पहले अक्षर में क्या है, शून्य जैसा कोई चिन्ह लगा दिया जाता है, तो उसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि डॉक्टर के लिए हम लिखते हैं जब डॉक्टर, तो ये क्या हो गया, लाघव चिन्ह हो गया। पंडित, ये भी लाघव चिन्ह हो गया। इंजीनियर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये लाघव चिन्ह की उदाहरणें हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 11 पर, विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। तो विवरण चिन्ह का जो कि प्रयोग वाक्यांश के विषयों को कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आम के निम्न फायदे हैं, तो हमें क्या है, इसके जो विषयों को कुछ सूचना देने के लिए या निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। तो आगे है, संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, तो हम ये विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब हम ऐसे लिखते हैं, और वचन के 2 भेद होते हैं। तो ये जहाँ पर भी विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये विवरण चिन्ह की उदाहरणें हैं। आगे नंबर 12 पर है, रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जमुना नदी पृथक करती है। तो ये क्या हो गया, एक रेखा चिन्ह
रेखांकन चिन्ह की उदाहरणें हो गई। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। आगे कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। तो ये सभी क्या हो गई, रेखांकन चिन्ह की उदाहरणें हो गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं। इन शब्दों को जो रेखांकन किया गया है, तो ये रेखांकन चिन्ह की उदाहरणें हो गई। आगे देखते हैं नंबर 13 पर लोप चिन्ह या पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, तो ये लोप चिन्ह की उदाहरण है। मैं सामान उठा दूंगा, पर ये भी लोप चिन्ह की उदाहरण है। मैं घर अवश्य चलूंगा, पर तुम्हारे साथ, ये लोप चिन्ह की उदाहरणें हैं। आगे देखते हैं नंबर 14 पर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचाने के लिए किया जाता है। तो जो इसका प्रयोग होता है, किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे कि रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, के पिता एक किसान है। तो रमेश की जगह पर हमने जो कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, तो ये एक पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नंबर 15 पर, जो है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, हंसपद चिन्ह। तो विस्मरण चिन्ह होता है जो इसका प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राम जाएगा। तो हम जैसे कि भूल सकते हैं कि राम ने कहाँ जाना है, तो राम मथुरा जाएगा। जैसे राम मथुरा जाएगा। और आगे है श्याम में रहते थे। तो हम जैसे भूल सकते हैं कि गांव में रहते थे, तो हम इसका प्रयोग विस्मरण चिन्ह के लिए करते हैं। जैसे कि शाम में रहते थे, तो शाम क्या गांव में रहते थे, तो ये एक विस्मरण चिन्ह की उदाहरण है। आगे राम बहुत लड़का है। तो जैसे सीधा हम कहना भूल गए, तो इसमें हम विस्मरण चिन्ह की बात यूज़ करेंगे, तो राम बहुत सीधा लड़का है, ऐसे आ जाएगा। आगे है मैंने तुमसे वो बात की थी। तो जहाँ पर कब आना था, तो हम जहाँ पर विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने तुमसे वो बात कब की थी। तो यहाँ पर विस्मरण चिन्ह का जो प्रयोग हो रहा है, तो ये सभी विस्मरण चिन्ह की उदाहरणें हैं। आगे देखते हैं, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग प्राय टाइपिंग में नहीं होता। इसका प्रयोग अधिकांशतः पेन से कॉपी पर लिखते समय ही किया जाता है। तो हम इसका प्रयोग टाइपिंग के समय में नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ से जब हम लिखते हैं, तो पेन और कॉपी की जो हम प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं नंबर 16 पर, अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जो कि है अवग्रह एक देवनागरी चिन्ह है। इसका प्रयोग संधि के कारण विलुप्त हुए अ के लिए किया जाता है, परंतु आधुनिक भारतीय भाषाओं में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग अति दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण या पुकारने के लिए किया जाता है। अतः इसे ही दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई बात बोलते हैं, जब कोई शब्द बोलते हैं, जब उसे हम ज़्यादा जैसे कि समय से बोलते हैं, ज़्यादा समय लगाकर, तो उसमें अवग्रह या दीर्घ चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जब किसी वाक्य या शब्द में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह
का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह का जो चिन्ह है। आगे देखते हैं इसके, जैसे कि उदाहरण के लिए हम बोलते हैं माँ, तो यहाँ पर पीछे क्या अ की आवाज़ आ रही है, तो ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह की उदाहरण है। आगे बुआ, तो ये भी एक दीर्घ उच्चारण चिन्ह की उदाहरण है। आगे देखते हैं पाणिनि का सूत्र क्या कहता है। एड पदार्थ पदार्थ एड पदार्थान्ति अर्थात पद के अंत में ए ओ के बाद यदि अकार आए तो अकार लुप्त हो जाता है तथा ए ओ का पूर्व रूप पहले जैसा हो जाता है। यहाँ इसी लुप्त हुए अ को अपग्रह चिन्ह, जो कि हमारा अपग्रह या दीर्घ उच्चारित चिन्ह है, प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि वालको जमा ओम, तो जहाँ पर आ जाएगा वालकोम। इसे पूर्व रूप स्वर संधि कहते हैं। ये अयादि संधि का उपवाद है। इसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि सोम, तो ये इसकी उदाहरण है। वही छंद में इस चिन्ह को गुरु मात्रा आ ई उ आदि प्रदर्शित करने में भी प्रयुक्त करते हैं। आगे देखते हैं नंबर 17 पर तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसको हम इक्वल साइन भी कहते हैं इंग्लिश में। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः गणित में किया जाता है। तो किसी चीज़ को बराबर मात्रा में जो कि प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको वहाँ पर तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर हम इसका प्रयोग जो गणित होता है उसी में ही करते हैं, लेकिन इसका जो विराम चिन्ह में भी प्रयोग होता है, जैसे 9 बराबर 7 + 2 बराबर 5 + 4, तो ये क्या हो गया? इसकी उदाहरण हो गई। आगे देखते हैं सोना जमा 60,000 रुपये 10 ग्राम। आगे है 10 रुपये जमा 2 रोटी। तो ये सभी इसकी उदाहरण हैं, यानी कि तुल्यता सूचक चिन्ह की उदाहरणें हैं। तो आगे है जिस चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। तो जिसका प्रयोग हम किसी भी संख्या, वस्तु, गुण आदि को बराबर या समान दिखाने के लिए करते हैं, उसे तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है। आगे है नंबर 18 पर निर्देशक चिन्ह या डैश साइन चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्देशक चिन्ह को रेखा चिन्ह भी कहा जाता है। आगे इसकी उदाहरणें देख लेते हैं, जैसे कि अध्यापक तुम जा सकते हो। जैसे कि हम कोई बोल रहा है, उसके वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, जैसे अध्यापक ने कहा है किसी से कि तुम जा सकते हो, तो ये एक रेखा चिन्ह है। आगे है जैसे क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, तो ये सभी क्या है? निर्देशक चिन्ह या रेखा चिन्ह की उदाहरणें हैं। जबकि योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या समसप्तपद के लिए किया जाता है। समसप्तपद से तात्पर्य दो शब्दों का मध्य किसी शब्द का लोप हो जाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद से तात्पर्य समास से होता है, परंतु यहाँ प्राय द्वंद्व समास होता है। वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए सुख, दुख बराबर सुख और दुख। आगे है लाभ, हानि बराबर लाभ और हानि। आगे दिन, रात बराबर दिन और रात। तो ये सभी क्या है? योजक चिन्ह और
निर्देशक चिन्ह की उदाहरणें थी। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको जो विराम चिन्ह है उसकी उदाहरणें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि इसका कहाँ कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा जो कंटेंट है अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन की जो जानकारी है आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।